नहीं सर, क्लियर हो गया। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, फ्लेक्सिबल लाइन ऑफ डिफेंस। फ्लेक्सिबल लाइन ऑफ डिफेंस बेसिकली ये एक थियोरेटिकल कंसेप्ट जो है पेशेंट के हवाले से बीटी न्यूमैन ने पेश किया था कि बेसिकली जो पेशेंट होता है ये कुछ सिस्टम पर मुश्तमिल होता है, कुछ डिफेंस लाइन पर मुश्तमिल होता है। सबसे जो पहला लाइन होता है इसको हम कोर ऑफ द सिस्टम कहते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि कोर ऑफ द सिस्टम जो है इसमें हमारे साथ तमाम बेसिक सर्वाइवल फैक्टर्स होते हैं जिसके बेस पर हम सरवाइव कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर इसके इर्द गिर्द एक दूसरा लाइन होता है, ठीक है, जिसको लाइन ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। लाइन ऑफ रेजिस्टेंस ये वो लाइन होता है, ये वो बाउंड्री होती है, अगर कोई चीज़ इस बाउंड्री तक पहुंच जाए तो इसके बेस पर फिर हमारी बॉडी क्या करती है, इस चीज़ को आगे नहीं आने देती, ठीक है, अंदर नहीं आने देती, और जितना इससे हो सकता है वो क्या करती है, इसकी मुज़ाहमत करती है, इसको आगे नहीं छोड़ती। तो इसको क्या कहते हैं, इसको लाइन ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। ये वो लाइन है जब कोई चीज़ इस लाइन तक पहुंच जाती है तो फिर हमारी बॉडी उस चीज़ को मुज़ाहमत करना शुरू कर देती है और उसको फिर मज़ीद आगे बढ़ने नहीं देती। इसके अलावा हमारे बॉडी के इर्द गिर्द मतलब एक दूसरा लाइन होता है जिसको नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये हमारे हेल्थ स्टेटस के मुताबिक जो है ये कभी मतलब इसकी जो रेडियस होती है, ठीक है, ये कभी सर्कल जो है ये कभी बड़ा होता है, कभी इस तरह से छोटा होता है, कभी सिकुड़ता है और कभी इस तरह से फैलता है। जब हमारी हेल्थ स्टेटस अच्छी होती है तो ये लाइन ऑफ डिफेंस लाइंस नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये वसी होता चला जाता है। लेकिन अगर हमारी हेल्थ स्टेटस जो है ये थोड़ी सी वीक हो, हम थोड़े सी बीमार फील करते हो, तो फिर ये लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये क्या होता है, ये वसी होने के बजाय, फैलने के बजाय ये फिर क्या होता है, सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा एक तीसरा लाइन भी होता है जो कि इमेजिनरी लाइन होता है, इसी तरह से डॉटेड डॉटेड लाइन होता है। उस डॉटेड डॉटेड लाइन को क्या कहते हैं, उस डॉटेड डॉटेड लाइन को फ्लेक्सिबल लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। तो फ्लेक्सिबल लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये ऑलरेडी यहाँ पर अगर आप देखिए लिखा गया है कि इट इज़ द आउटर मोस्ट सर्कल दैट सराउंड एंड प्रोटेक्ट द नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस फ्रॉम इन्वेजन बाय स्ट्रेसर्स, ठीक है। जो फ्लेक्सिबल लाइन ऑफ डिफेंस होता है ये क्या करता है, ये हमारे जो नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस है जो मैंने आपको बताया कि इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, इस नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है, जो एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रेसर से मुराद कोई भी ऐसी एजेंट जो कि हमारे बॉडी को हमें मुतासिर कर सकती हो तो उसको हम स्ट्रेसर्स कहते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी को इस तरह के स्ट्रेसर्स से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो इसको हम फ्लेक्सिबल लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, ठीक है। समझ आ रही है। जी सर। इसके बाद हमारे साथ नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस आता है। नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस जो मैंने सर्कल किया हुआ है, ठीक है, फ्लेक्सिबल लाइन ऑफ डिफेंस के बाद, ठीक है, डॉटेड लाइन ऑफ डिफेंस के बाद ये वाला, ठीक है, जो मैंने लाइन की चर पॉइंट, ये वाला जो लाइन है इसको नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। An adaptational line of health developed over time and considered normal for a particular individual client or system। वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि ये हमारे साथ एक एडोप्टेशनल लाइन ऑफ हेल्थ होती है, ठीक है, जो कि वक्तन फ़वक्तन चेंज होती रहती है। इसका जो डायमीटर होता है, ठीक है, इसका जो रेडियस होता है ये चेंज होता रहता है, डिपेंड करता है पेशेंट की हेल्थ स्टेटस पर। अगर पेशेंट की हेल्थ स्टेटस क्या हो, वो ठीक हो, पेशेंट जो है वो हेल्दी हो, तो ये लाइन और नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस क्या होगी, ये नॉर्मल ऑफ लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये क्या होगी, ये फैलेगी। लेकिन अगर पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है वो थोड़ी सी पुअर हो तो फिर ये नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस कंट्रैक्ट होगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा ताकि आप तीनों लाइन को जो है अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले अगर आप देखें, आपके पास जो
कोर ऑफ सिस्टम या सिस्टम ऑफ कोर होता है, ये बिल्कुल दरमियान में होता है, ये वाला, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब बेसिक सर्वाइवल फैक्टर्स होते हैं जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। फिर इसके बाद हमारे साथ दूसरा लाइन आता है जिसको हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया, अगर कोई इन्फेक्शियस एजेंट इस नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस को क्या करता है, इसको क्या करता है, इसको क्रॉस करता है, तो फिर हमारा जो लाइन ऑफ रेजिस्टेंस है ये एक्टिवेट हो जाता है और ये उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उस इन्फेक्शियस एजेंट को हमारी बॉडी के अंदर दाखिल नहीं होने देती और उसके खिलाफ मुज़ाहमत करती है, ठीक है, और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। इसी तरह से जो सेकेंड आउटर मोस्ट लाइन होता है वो हमारे साथ नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस होता है, ठीक है। नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस का ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है उसके बेस पर जो है इसकी रेडियस डायमीटर चेंज होती रहती है। अगर पेशेंट हेल्दी हो तो ये नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये फैलेगा, अगर पेशेंट हेल्दी ना हो तो ये नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये फिर क्या होगा, कंट्रैक्ट होगा, फिर यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल कोर के करीब होगा। और अगर हेल्दी है तो फिर ये इस तरह से कंट्रैक्ट होगा और ये नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये फैलेगा, वसी होता चलेगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया फ्लेक्सिबल लाइन या लाइन ऑफ फ्लेक्सिबल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल लाइन ऑफ डिफेंस। तो ये डॉटेड जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फ्लेक्सिबल लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। और इसका मकसद भी यही होता है कि ये किसी भी जो इन्वेजियस एजेंट होता है जो कि हम पर अटैक करता है, तो उस इन्फेक्शियस एजेंट को हमारे बॉडी पर अटैक करने से क्या करती है, रोकती है, और हमारे नॉर्मल लाइन पर अटैक या नॉर्मल लाइन तक पहुंचने से उसको क्या करती है, रोकती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक कंसेप्ट है जो कि बिटी न्यूमैन ने अपनी जो मॉडल है उसमें पेश किया था, ठीक है। समझ आ रही है इसकी? जी सर। ओके, वेरी गुड। इसके ज़रिए बेसिकली हम क्या करते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन भी करते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन भी करते हैं और टर्शरी प्रिवेंशन भी करते हैं। स्ट्रेसर्स किसे कहते हैं, स्ट्रेसर्स जैसे कि स्टार्ट से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रेसर्स क्या है, एनी फिनोमिना दैट माइट पेनेट्रेट बोथ द फ्लेक्सिबल एंड नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस। मतलब यह है, स्ट्रेसर से मुराद कोई भी ऐसी एजेंट, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारी जो नॉर्मल फ्लेक्सिबल और नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस है उसको क्या कर ले, उसको क्रॉस कर ले। तो उसको क्रॉस करने का मतलब ये है कि ये हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाने के काबिल है, नुकसान पहुंचाने की काबिलियत रखती है, और इस तरह से फिर हमारी बॉडी क्या होगी, डिस्टर्ब होगी, फिर हम स्ट्रेस में पड़ेंगे, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेसर्स कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे साथ स्ट्रेसर्स के टाइप्स हैं, एमसीक्यूज के हवाले से इम्पोर्टेंट है, तो इसको गौर से सुने। सबसे पहले हमारे साथ जो स्ट्रेसर टाइप है इसको हम इंट्रापर्सनल स्ट्रेसर्स कहते हैं। इंट्रापर्सनल स्ट्रेसर से मुराद ये है कि विद इन क्लाइंट सिस्टम, इंट्रापर्सनल स्ट्रेसर से मुराद ये है कि कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं या चीज़ों को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, तो छोटी छोटी बातों को जो है वो दिल पर ले लेते हैं और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान करते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इंट्रापर्सनल स्ट्रेसर कहते हैं। मतलब हमारी अपनी सोच की वजह से, अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से, अपनी ओवर फीलिंग की वजह से हम क्या करते हैं, अपने आप को स्ट्रेस में कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रापर्सनल स्ट्रेसर कहते हैं, जो कि क्लाइंट के अपने सिस्टम के अंदर होता है, ठीक है, क्लाइंट की सिस्टम के अंदर होता है, विद इन क्लाइंट सिस्टम, तो क्लाइंट के सिस्टम के अंदर होता है, ठीक है, क्लाइंट खुद से ये क्रिएट करता है। दूसरा जो टाइप है इसको कहते हैं इंटरपर्सनल स्ट्रेसर्स। इंटरपर्सनल स्ट्रेसर से मुराद ये है कि हमारे इर्द गिर्द के माहौल में जितनी भी ऐसी चीज़ें हो जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब होते हो, मुतासिर होते हो, हम स्ट्रेस में पड़ते हो, ठीक है, तो इसको हम इंटरपर्सनल स्ट्रेसर्स कहेंगे, ठीक है। आउटसाइड द क्लाइंट सिस्टम, बाउंड्री, रूल, एक्सपेक्टेशन वगैरह। मिसाल के तौर पर आपकी फैमिली आपसे एक उम्मीद जो है उन्होंने वाबस्ता की है और
या आपने उनसे एक उम्मीद वाबस्ता की है लेकिन वो आपकी उम्मीदों पर नहीं उतरते, तो इसकी वजह से आप परेशान होंगे, आप डिस्टर्ब होंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे? इंटरपर्सनल स्ट्रेसर कहेंगे। इसके अलावा तीसरी किस्म है जिसको हम एक्स्ट्रा पर्सनल स्ट्रेसर कहते हैं, ठीक है? एक्स्ट्रा पर्सनल स्ट्रेसर क्या है? दीज आर आउटसाइड द क्लाइंट, ये क्लाइंट के आउटसाइड होता है, मतलब माहौल इन्वायरमेंट में ही होते हैं बट एट अ ग्रेटर डिस्टेंस एज कंपेयर टू इंटरपर्सनल, ठीक है? लेकिन इसका जो ताल्लुक है वो इतना ज़्यादा करीब नहीं होता जितना इंटरपर्सनल में होता है, ठीक है? मतलब आपके फैमिली मेम्बर्स वगैरह हो गए, इसका ताल्लुक जो है वो दूर दूर चीज़ों से होता है, जैसे कि फाइनेंशियल प्रेशर वगैरह, ठीक है? फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से अक्सर लोग जो है चीज़ों से रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके एक्स्ट्रा पर्सनल स्ट्रेसर्स में आती है, ठीक है? ये एग्जाम्पल आप लोगों ने ज़रूर याद करने हैं। एमसीक्यूज़ में एग्जाम्पल आ सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन से स्ट्रेसर्स के एग्जाम्पल है, तो आपने फिर बताना है। अब आ जाते हैं मेटा पैराडाइम की तरफ। बीटी न्यूमन ने जो मेटा पैराडाइम पेश की है, ठीक है, पर्सन के हवाले से, पर्सन को वो कैसी सोचती थी, पर्सन के बारे में बीटी न्यूमन की क्या तासुरात थे, ख्यालात थे, तो उसको अब हम डिस्कस करेंगे। द ह्यूमन बीइंग इज़ एन ओपन सिस्टम दैट इंटरेक्ट विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फोर्सेस और स्ट्रेसर्स। सिंपल बात है, जितने भी ह्यूमन बीइंग है तो इनका इनकी मिसाल एक ओपन सिस्टम की तरह है, ठीक है? जिन पर जो 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 अंदरूनी अपने अंदरूनी हालात की वजह से भी मुतासिर होते हैं और अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है उसकी वजह से भी क्या होते हैं? मुतासिर होते हैं, ठीक है? इंटरनल से मुराद अंदरूनी और एक्सटर्नल से मुराद उस लोगों के इर्द गिर्द का जो माहौल होता है, उसमें जो चीज़ें होती है, जो फोर्सेस या स्ट्रेसर्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है इस ह्यूमन बीइंग को क्या करती है? मुतासिर करती है। द ह्यूमन इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, मूविंग टूवर्ड अ डायनेमिक स्टेट ऑफ सिस्टम स्टेबिलिटी और इलनेस ऑफ वेरिंग डिग्री, ठीक है? वही बात है कि ह्यूमन जो है ये मुसलसल चेंज होते रहते हैं, इनकी जो स्टेटस है इसमें मुसलसल चेंजेस होती रहती है वक्तन फ़वक्तन। तो कभी ये स्टेबल रहते हैं, कभी ये बीमार रहते हैं, ठीक है? तो पर्सन के बारे में जो बीटी न्यूमन थी वो इस तरह से सोचती थी, ठीक है? अच्छा जी, इन्वायरमेंट के बारे में अब हम बात करेंगे। द टोटलिटी ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, जिसमें इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल एंड एक्स्ट्रा पर्सनल स्ट्रेसर्स भी आ जाते हैं, विच सराउंड अ पर्सन विच दे इंटरेक्ट एट एनी गिवन टाइम, ठीक है? इन्वायरमेंट से मुराद माहौल है, तो माहौल में क्या चीज़ें आती? माहौल में वो तमाम इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस या स्ट्रेसर्स आते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग के इर्द गिर्द रहते हैं, और ह्यूमन बीइंग जो है वो मुसलसल जो है इन चीज़ों के साथ इंटरेक्शन में रहते हैं, इन चीज़ों के साथ ह्यूमन बीइंग का जो है आमना सामना मुसलसल रहता है। सो हमारे साथ तीन तरह के इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और क्रिएटेड इन्वायरमेंट। तो इसको देखते हैं कि ये क्या है हमारे साथ, ठीक है? इंटरनल इन्वायरमेंट से मुराद ये है कि लोगों के अंदर का जो माहौल होता है, ठीक है? इंसान के अंदर अपना उनका जो माहौल होता है, ठीक है? मतलब किस तरह से इंसान सोचता है, इंसान की अपनी मूड पर डिपेंड करती है, ये सारे इंटरनल इन्वायरमेंट है, ठीक है? मतलब इमोशन हो गए, फीलिंग्स, सारी चीज़ें इंटरनल इन्वायरमेंट में आती है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ह्यूमन बीइंग के इर्द गिर्द के माहौल को कहते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और क्रिएटेड इन्वायरमेंट इसको भी हम देख लेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहते हैं कि द इंटरनल इन्वायरमेंट एग्जिस्ट विद इन द क्लाइंट सिस्टम, मतलब इंसान के अंदर ही इंटरनल इन्वायरमेंट रहता है, उनकी फीलिंग्स हो गए, इमोशंस हो गए, जितनी भी थिंकिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें इंटरनल इन्वायरमेंट में आती है। द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एग्जिस्ट आउटसाइड द क्लाइंट, मतलब ये क्लाइंट के इर्द गिर्द का जो माहौल है इसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं। जबकि क्रिएटेड इन्वायरमेंट क्या है? that is created and developed unconsciously by the client, ठीक है? क्रिएटेड इन्वायरमेंट ये वो इन्वायरमेंट है
जो कि क्लाइंट के ज़रिए हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, या क्लाइंट के लिए हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट बनाते हैं, ताकि क्लाइंट वो उस माहौल में एडजस्ट कर सके, उस माहौल में जो है अपने आप को स्टेबल कर सके। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्रिएटेड एनवायरनमेंट कहते हैं। मतलब जब पेशेंट आते हैं तो उनके लिए हम एक ऐसा माहौल जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जहाँ पर वो अपने आप को स्टेबल महसूस करे, जहाँ पर वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करे। तो इसलिए इसको क्रिएटेड एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, हेल्थ के बारे में क्या कहती थी? हेल्थ के बारे में कहती थी कि हेल्थ इज़ डिफाइंड एज द कंडीशन और डिग्री ऑफ सिस्टम स्टेबिलिटी एंड इज़ व्यू एज अ कॉन्टिनम फॉर वेलनेस टू इलनेस। ठीक है। हेल्थ जो है ये एक ऐसी कंडीशन होती है या डिग्री ऑफ सिस्टम स्टेबिलिटी की डिग्री, ठीक है, जिसमें जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, किसी भी शख्स की जो वेलनेस और इलनेस है उसको हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि आया ये बंदा जो है अब वेल है या एल है। ठीक है। when system needs are met, optimal wellness exists. When system need नोट सेटिस्फाई इलनेस एग्जिस्ट। ज़ाहिरी बात है, जब हमारी ज़रूरियात पूरी होती है तो हम वेल महसूस करते हैं, हम अच्छा महसूस करते हैं, हम सेहतमंद रहते हैं। लेकिन अगर हमारी जो ज़रूरियात हैं, नीड्स है, अगर वो हमें नहीं मिलते, उससे हम सेटिस्फाई नहीं होते, तो फिर हम क्या होंगे, हम बीमार होंगे, हम फिर एबनॉर्मल जो है when the energy needed to support life is not available, डेथ आकर। ठीक है। इसी तरह से ज़िंदगी गुजारने के लिए अगर हमारे पास खाना ना हो, पीने के लिए अगर हमारे पास पानी ना हो, रहने के लिए अगर हमारे पास घर ना हो, पहनने के लिए अगर हमारे पास कपड़े ना हो, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। अगर हमारे पास ये ज़रूरियात नहीं होंगी तो ऑटोमेटिकली हमारे साथ क्या होगा, हम मर जाएंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हेल्थ के हवाले से बीटी न्यूमन ने क्या किए थे, अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किए थे। इसी तरह से नर्सिंग के हवाले से बीटी न्यूमन का अपना एक कंसेप्ट था। बीटी न्यूमन ने नर्सिंग को किस तरह से डिफाइन किया था कि द अप्रोप्रिएट एक्शन विच असिस्ट इंडिविजुअल फैमिलीज एंड ग्रुप्स टू मेंटेन अ मैक्सिमल या maximum level of wellness, and the primary aim is to stability of patient client system through nursing intervention to reduce stressors is called nursing. नर्सिंग की डिफिनीशन बीटी न्यूमन ने कुछ इस तरह से की थी कि नर्सिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम अप्रोप्रिएट एक्शन को लेते हुए हम अपने जो पेशेंट होते हैं या पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं या जो ग्रुप्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं, मतलब उनको हम सपोर्ट देते हैं, उनको हम सहारा देते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वेलनेस हासिल करे। ठीक है। और इसको करने का बुनियादी मकसद हमारा पेशेंट की स्टेबिलिटी हासिल करनी होती है, पेशेंट को स्टेबल करना होता है, किसके ज़रिए, नर्सिंग इंटरवेंशन के ज़रिए। और नर्सिंग इंटरवेंशन जब हम देंगे तो ज़ाहिरी बात है, नर्सिंग इंटरवेंशन में हम पेशेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सो प्रॉब्लम में स्ट्रेसेस आते हैं, तो जब हम स्ट्रेसेस को रिड्यूस करेंगे तो ऑटोमेटिकली पेशेंट जो है वो वेलनेस की तरफ जाएगा, उनकी जो हेल्थ स्टेटस है उसमें बेहतरी आएगी। और जब बेहतरी आएगी तो मतलब ये है कि हमारा जो नर्सिंग प्रोसेस है वो क्या है, इफ़ेक्टिव है, असर कर रहा है। द रोल ऑफ अ नर्स इज सीन इन द यूज़ ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्रिवेंशन। नर्सिस का जो रोल है इसको हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी प्रिवेंशन प्रोसेसेस है, तो इसमें हम बखूबी देख सकते हैं कि नर्सिस अपना एक बुनियादी रोल जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी प्रिवेंशन में क्या करते हैं, अदा करते हैं, प्ले करते हैं। इसी तरह से स्ट्रेंथ, इस थ्योरी की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो डिज़ाइन फॉर नर्सेज बट कैन बी यूज बाय अदर डिसिप्लिन। ठीक है। पहली स्ट्रेंथ मतलब खूबी इस थ्योरी की ये थी कि ये
नर्सिस के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया था, बनाया गया था, पब्लिश किया गया था, लेकिन नर्सिस के अलावा दूसरे हेल्थ केयर डिसिप्लिन जो है वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये इसकी पहली स्ट्रेंथ हुई। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें, यूज़ इन ऑल एरियाज ऑफ नर्सिंग, मतलब ये है कि इस थ्योरी को हम नर्सिंग की किसी भी फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो नर्सिंग हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, एजुकेशन हो या प्रैक्टिस हो, ठीक है। इक्वली एप्लीकेबल टू एन इंडिविजुअल, इसको हम एक बंदे पर भी अप्लाई कर सकते हैं, फैमिली पर भी अप्लाई कर सकते हैं या ग्रुप और कम्युनिटी पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एम्फोसिस ऑन प्राइमरी प्रिवेंशन, बीटी न्यूमैन की जो थ्योरी थी, इसका जो मेन फोकस था, जो ज़्यादातर जोर दे रही थी, तो वो किस चीज़ पर जोर दे रही थी? प्राइमरी प्रिवेंशन पर जोर दे रही थी। तो एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि बीटी न्यूमैन की जो सिस्टम मॉडल था, ये किस चीज़ पर जोर देती थी? तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन पर जोर देती थी। प्राइमरी प्रिवेंशन इनकी क्या थी? इनकी प्रियोरिटी थी, ठीक है। वंस अंडरस्टूड इज रिलेटिवली सिंपल, एक बार इसको जब आप समझ लेते हैं तो फिर ये इंतहाई आसान होता है। तो ये वो बातें हैं जिसकी वजह से इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा पज़िराई मिली थी, बहुत ज़्यादा फेम मिला था और लोग जो थे इसको बहुत ज़्यादा फॉलो करने लगे थे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्ट्रेंथ कहते हैं। समझ आ गई इसकी? जी सर। ओके, वेरी गुड। वीकनेसेस की अगर हम बात करें, इसकी कमज़ोरियों की बात करें जिसकी वजह से इस थ्योरी पर थोड़े एतराज़ात लोगों ने किए थे, लोगों ने जो है इसको क्रिटिसाइज़ किया था। तो पहली बात इसकी ये थी कि द मेजर वीकनेस ऑफ द मॉडल इज़ द नीडेड फॉर फर्दर क्लासिफिकेशन क्लेरिफिकेशन ऑफ द टर्म यूज, ठीक है। पहली बात इस थ्योरी के ख़िलाफ़ ये हुई थी कि इस थ्योरी में जितने भी टर्म यूज़ हुए थे तो उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं की गई थी, मतलब उसकी वजाहत जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं की गई थी, जिसकी वजह से लोग इसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। इसके अलावा इंटरपर्सनल एंड एक्स्ट्रा पर्सनल स्ट्रेसर्स जो है, इसकी वजह से लोग जो है एतराज़ कर रहे थे, ठीक है। नीड टू बी मोर क्लियरली डिफ्रेंशिएट, ठीक है। इंटरपर्सनल और एक्स्ट्रा पर्सनल दोनों को अगर आप देखें, इंटरपर्सनल मतलब क्लाइंट के आउटसाइड, एक्स्ट्रा पर्सनल ये भी क्लाइंट के आउटसाइड आता है। तो मतलब यह है कि लोग जो है इसकी वजह से कंफ्यूजन का शिकार हुए थे, जिसकी वजह से लोग चाहते थे कि इसकी मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो जाए, जो कि नहीं हुई थी, जिसकी वजह से इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया गया था, ठीक है। may not differentiate the practice of nursing from that of other discipline, ठीक है। इसी तरह से इस थ्योरी में नर्सिंग प्रैक्टिस और जो दूसरे डिसिप्लिन है उसके लिए जो है इस थ्योरी को स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि जिस तरह से हम इसको नर्सिंग थ्योरी में जो नर्सिंग प्रैक्टिस है इसमें यूज़ करते हैं, तो आया बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे डिसिप्लिन में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं की गई थी, जिसकी वजह से इस थ्योरी को जो है क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था, ठीक है। तो ये इस थ्योरी की क्या है? जी वीकनेसेस सर। है। तो ये समरी है, ये समरी आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं